Hi everyone, again welcome to all of you. Today I am going to start new chapter of class ninth standard statistics chapter number 14. Statistics means what? Statistics means systemized base pattern, and any calculation, any observation and any advanced prediction converted to systematic arranged data. ओके, फॉर एग्जांपल कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉपुलेशंस आपने कैलकुलेट की, एग्जामिन की, इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, एक सर्वे के थ्रू आपने पता की, बट उसको एक टेबुलेशन फॉर्म में एक सिस्टमाइज ऑर्डर में लिखने के लिए आपने डिसाइड कर लिया कि हम हर कंट्री को अल्फ़ाबेटिकली मेंशन करेंगे, या फिर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपने ये डिसाइड किया कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में वर्ल्ड की कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे कि सबसे कम पॉपुलेशन लाइक वेटिकन सिटी की कंट्री को हम टॉप पे रखेंगे, फिर सबसे ह्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में चाइना चली गई। तो इस तरीके से कुल मिला के जितने भी आपके डेली लाइफ में जिस चीज़ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जिस चीज़ को अपने मन में आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं या एग्जामिन कर सकते हैं, उनको ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड आप सिस्टमाइज तरीके से जो चीज़ लिख देंगे तो सिस्टमाइज अरेंज डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ओके, और स्टैटिस्टिक्स की भी मीनिंग होती है ना, स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये उसी बिहाफ पे होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी पॉपुलेशंस को या किसी गांव का, किसी कस्बे का, इन सारी चीज़ों को जो देखा जाए तो अगर रॉ डाटा के तौर पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेता है लिखने के लिए, सोचने के लिए भी, लेकिन एट अ ग्लांस एक जगह कहीं सिस्टमाइज लिख दिया जाए तो हमको अपनी आई से जो सिस्टम पर डिस्प्ले हो रहा है उसी को दिख दिया जाएगा। जैसे आप कोई भी अपना फ़ोन बुक चेक करते हैं, या फिर आप एक तरीके से रेलवे स्टेशन पे किसी ट्रेन की टाइमिंग का अराइवल, डिपार्चर और उसकी पोजीशन प्लेटफॉर्म को लेते हैं, तो ये सब क्या है, एक तरह से अरेंज डाटा है। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड statistics. Okay. So in the class 9th standard statistics, first of all what is the statistics and secondary raw data, group data and arranged group data, and after that primary data, secondary data, histogram, pictorial graph, frequency polygon, और इस तरीके से आगे पास मोस्टली 2-3 ग्राफ है। ठीक, बट जो फर्स्टली है, फाइनली क्या है कि एक्सरसाइज 4.1 में आपका डेली लाइफ के डिस्कशन या जो डेली रूटीन है आपकी, उसके बिहाफ पे जो डिस्कशन से क्वेश्चन निकलते हैं जिसमें आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं। लाइक 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 में अपनी आवर डे टू डे लाइफ वी कैन कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा। अगर उसका हम लोग आंसर निकालना चाहें तो हमारे पास बहुत से डाटा है। मैंने जो डाटा चूज़ किया वो डिफरेंट डाटा आप भी चूज़ कर सकते हैं। तो 14.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन एंड सोल्यूशन इज देयर लाइक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैन कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा। क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 डाटा मेंशन करने हैं जो आपकी लाइफ में रिवाइज होते हैं या आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। फर्स्टली, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो क्या आपने निकाल दिया कि हमारी कंट्री के जो डिफरेंट स्टेट हैं उस पे जो फीमेल और मेल की जो पॉपुलेशन है क्या जा रही है, पर 1000 मेल, यानी 1000 मेल पर्सन पे एक फीमेल का रेशियो सेटअप हो रहा है। ये एक तरह से हमारा क्या है, कैलकुलेशन है। ये भी इसको हम अगर डाटा के अकॉर्डिंग बनाना चाहें अपने अवर कंट्री का स्टेट वाइज, एमपी, यूपी, हिमाचल प्रदेश, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, ठीक, तो इस तरीके से भी हमारे पास क्या है, हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वेटेज ऑफ स्टूडेंट अवर क्लास।
वेटेज ऑफ आवर स्टूडेंट आवर क्लास। तो हमारे क्लास में सपोज 30 की इनरोलमेंट है या 40 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, तो उन सब के डिफरेंट डिफरेंट वेटेज होंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे? आशीष, अभिषेक, हुसैन, अकबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो इससे अच्छा है कि हम उसको एक नंबर से रोल नंबर वाइज या अल्फाबेटिकली नेम के ठीक आगे टेबुलेशन फॉर्म में वेटेज का कॉलम बना दें। तो वहाँ पर हमारा स्पेस कम लगेगा, रिटन पार्ट मिनिमाइज हो जाएगा और एट अ ग्लांस हमें अभिषेक, आशीष, हुसैन और अकबर का वेट भी देखने को मिल जाएगा ड्यू टू स्टैटिस्टिक्स सिस्टमाइज अरेंज डाटा। एंड थर्ड एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द लास्ट 5 years इन अवर कंट्री। तो पिछले 5 सालों का हम लोग अपने व्हीट के प्रोडक्शन, गेहूं के प्रोडक्शन का एक लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें हम लोग को दिख सकता है कि हाँ हमारी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीजिंग में जा रही है कि इंक्रीजिंग में जा रही है कि कांस्टेंट है, कि हर साल हमको 1000 क्विंटल ही प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सॉरी। फोर्थ एग्जाम्पल, नंबर ऑफ प्लांट्स इन अवर लोकेलिटी। नंबर ऑफ प्लांट्स इन अवर लोकेलिटी, आपने अपने लोकल एरिया को चूज कर लिया, वहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत एक्सेस है। अनदर कॉलोनी में गए, वहाँ सिर्फ मकान ही मकान है, नंबर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरीके से अपनी लोकेलिटी का भी आप एक ग्राफ बना सकते हैं ड्यू रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्लांट्स। एंड लास्ट फिफ्थ, रेनफॉल इन आवर सिटी इन द लास्ट 12 month। तो जहाँ आप रह रहे हैं इलाहाबाद सिटी में, आप वहीं से एग्जामिन कर लीजिए कि लास्ट 12 months में या लास्ट 1 years में रेनफॉल का क्या परसेंटेज रहा, किस मंथ में रेनफॉल गिरा कि नहीं गिरा, गिरा तो कितने mm बारिश हुई। ठीक, तो ये सब एक तरीके से जो डाटा है, इसको अगर हम लोग कहीं पर कहीं वर्टिकल फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या टैबुलेशन फॉर्म में अरेंज करके लिख देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टैटिस्टिक्स बेस्ड हो जाती हैं और फर्दर उसमें हम लोग को एक स्पेसिफिक फार्मूला का अप्लाई करके हम लोग उसका वेटेज, उसका मीन और उसका मीडियन, उसका मोड भी निकाल सकते हैं। एंड नाउ इन दिस एक्सरसाइज जितने भी एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं, अब सेकंड क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट ये है कि जस्टिफाई योर 5 points विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो जो 5 एग्जाम्पल दिए हैं, उस 5 एग्जाम्पल में ही ये डिसाइड किया जाए कि प्राइमरी डाटा किस कैटेगरी में जा रहा है और सेकेंडरी डाटा किस कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा को समझने से पहले हमने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो आपको सिस्टमाइज ऑर्डरली फॉर्म में बताई हैं। और उससे पहले एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब कि हर डिफरेंट कंट्रियों की पॉपुलेशंस क्या है उसको हम कैसे लिख दिया रैंडमली। सपोज कि हमको यूएसए को चेक करना है तो यूएसए के कॉलम में जाना पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चूज करना पड़ेगा। इंडिया के पास जाना पड़ेगा तो हमको इंडिया की स्पेलिंग को देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा 2096 कंट्री में। इट इज़ पॉसिबल? ठीक, नहीं पॉसिबल। वहीं पर अल्फाबेटिकली होगा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फॉर्म में होगा तो एट अ ग्लांस हमें दिख जाएगा। तो in the second question, what is the relation between primary data and secondary data, and what is the meaning of primary and secondary data? The information which is collected by the investigator himself with a definite objective in his mind is called as primary data। जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि पर्टिकुलर किसी चीज़ पे रिसर्च करिए या किसी को ऑब्जर्व करिए या किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करिए, तो जो इन्वेस्टिगेटर अपने माइंड में ही रखते हुए उस कैलकुलेशंस को, उस डाटा को डिक्लेयर कर देता है, वो एक तरह से क्या होता है, प्राइमरी डाटा। एक्यूरेसी उसमें नहीं आती। एक्यूरेसी का मतलब ये, इस मोहल्ले में बहुत क्राउड है तो सो इस मोहल्ले की, इस टाउन की पॉपुलेशन 1 लाख होगी, बट आपने डोर टू डोर जा करके पेन पेपर का यूज़ करके डायरेक्टली आपने ऐसे अप्रॉक्सीमेशन आंसर दे दिया। तो अपने मन में ही आपने एग्जामिन किया और आपने ही इन्वेस्टिगेट करके अपने आप को इन्वेस्टिगेशन शो करके आपने अपने से ही अपना माइंड का आंसर डिक्लेयर कर दिया पब्लिक के बीच में। तो इस तरीके का जो डाटा होगा वो प्राइमरी डाटा हो जाएगा। तो द इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ with a definite objectives in his mind is called as primary data. Like example of primary data like 2 and 4, 2 and 4 second example मैंने क्या दिया था, weightage of student our class, weightage of our student our class। अब क्या है
कि हमारे क्लास में अगर 60 स्टूडेंट है तो हर 60 स्टूडेंट का या वेट सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, या फिर हम उनको अपने किसी मशीन में पर्टिकुलर उसका वेट एग्जामिन करें और सबको रोल नंबर वाइज, नेम वाइज या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर वाइज हम उसको नोट करें। तो ये एक तरीके से एक्यूरेसी होती है। बट हमने एग्जामिन करके क्लास में हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनका वेटेज बना दीजिए। तो सपोज़ कि हमारे क्लास में क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो एक एवरेज वेट हमने निकाल दिया 35 kg का, 35, 34, 36, 30, 37 इस तरीके से हमने कर दिया। लेकिन उसमें एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही स्मॉल हाइट का है और बहुत ही कम वेटेज का है, लाइक 25, और एक वहीं पर बहुत ही हाइट का है, बहुत ही हैवी पर्सनालिटी का है जिसका वेट जा रहा है 45। तो कहाँ 26, कहाँ 45। तो जो फ्लैक्चुएशन इतना लॉन्ग हो रहा है, उस फ्लैक्चुएशन के बिहाफ पे हमने क्या किया था, सिर्फ अपने से ही अपने माइंड में रखते हुए एज अ इन्वेस्टिगेटर अपना आंसर अनाउंस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। एंड फोर ऑल्सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन अवर लोकेलिटी, नंबर ऑफ प्लांट्स इन अवर लोकेलिटी। तो लोकेलिटी में भी नंबर ऑफ प्लांट्स का मतलब कहाँ से काउंटेबल आप कर लेंगे? कोई इतना स्मॉल प्लांट होगा जो आपकी नज़र में नहीं आ पा रहा है, एक बहुत बड़ा प्लांट एक ट्री का फॉर्म है, उसको भी आपने बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पर मिसकम्युनिकेशन या मिसकंसेप्शन जैसी चीज़ें क्रिएट होती हैं जहाँ पर 100% एक्यूरेसी नहीं नज़र आती है, वो डाटा प्राइमरी डाटा हो जाता है। नाउ प्राइमरी डाटा वेयर एज व्हेन द इंफॉर्मेशन is of gathered from a source which already had the information stored, it is called as secondary data। सेकेंडरी डाटा का मतलब ये होगी कि ऑलरेडी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास कलेक्टेड है, उस बिहाफ पे हम उसको रिन्यूअल करते हैं या उसके बारे में उसको रिकैप्चुलेट करते हैं। तो उस तरीके का डाटा हमारे पास क्या हो जाता है, रा डाटा हो जाता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ के अकॉर्डिंग हो जाता है। लाइक रा डाटा में हम लोग किसका एग्जांपल ले सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ही ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने क्या दिया था, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ वेरियस स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो ये प्रोसेस, ये हाइपोथेसिस आज से नहीं, बहुत पहले से चलती चली आ रही होगी। डाटा कहीं ना कहीं इसका स्टोर होगा, उस डाटा के बिहाफ पे अगर हम फिर करेंगे तो हो सकता है कि 1001 निकल आए या 999 मेल पर्सन आ जाए, उस पर रेशियो आ जाए फीमेल का, ठीक है। बट ये है कि ये कहीं ना कहीं अपने स्टोर डाटा, प्रीवियस डाटा या ओरिजिनल डाटा में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। तो उस डाटा पे हम एग्जामिन करेंगे तो हमारे डाटा में जो फ्लक्चुएशन है वो अप एंड डाउन नहीं होगा, बहुत ही माइनर होगा। तो उस माइनर के भाग पे हमारे में एक्यूरेसी और पब्लिक के बीच में एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट भेजना हमारे लिए इजी होगा। लाइक थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द लास्ट 5 years इन अवर कंट्री। तो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, तो उस 5 साल के रिकॉर्ड से ही आप एग्जामिन कर लेंगे कि ग्राफ पॉजिटिवली जा रहा है कि नेगेटिवली जा रहा है। तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से जस्टिफाई किया, स्टोर डाटा से, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। एंड फिफ्थ ऑल्सो रेनफॉल इन आवर सिटी इन द लास्ट 12 months। इसमें भी यही चीज़ हुई कि 12 मंथ से आपने रेनफॉल को देखा कि रेनफॉल का जो सेंसेक्स है, जो ग्राफ है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अपने ओरिजिनल डाटा, स्टोर डाटा से ही आपने जस्टिफाई कर पाए या एनालिसिस कर पाए कि ग्राफ क्या है, पानी बढ़ रहा है कि पानी नहीं बढ़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरीके से आपके स्टैटिस्टिक्स में 14.1 में जो सबसे मेन टॉपिक था वो सिर्फ था प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की डिफिनेशन भी पूछी जाती है और प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बिहाफ पे आपने 5 एग्जाम्पल को जस्टिफाई किया है। आप अपने से अपना खुद का एग्जाम्पल जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स एंड अकॉर्डिंग टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, हम डिस्कस करते हैं आपके साथ फर्स्टली रा डाटा क्या होता है, जिस चीज़ को हमने एग्जामिन किया। सपोज कि आपने किसी कंट्री को या किसी क्लास के वेटेज को लिया, ठीक है, आपने क्लास वाइज वेटेज लिया, आपने क्लास वाइज बच्चों का वेटेज ले लिया और सिर्फ क्लास ना लिख करके सिर्फ आपने वेटेज लिख दिया कि कोई 10 का है, कोई 15 है, कोई 12 है, कोई 3 है,
कोई 5 है, ठीक है, इसेट्रा इसेट्रा, 13 कर दीजिए, कोई 5 है, कोई अगेन 17 है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर किसी क्लास के स्टूडेंट का वेटेज आपने लिख दिया, जिसमें ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कि क्लास कौन सी है, ये भी जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कि पर्टिकुलर 10 केजी किस स्टूडेंट का है, ठीक। तो जब ये सारी चीज़ें एग्जामिन नहीं हो पाती हैं तो ये हमारे लिए एक तरह से रॉ डाटा का फॉर्म है, सिर्फ एक नॉर्मल सी क्लास है, उस नॉर्मल सी क्लास में इन बच्चों का ये वेट है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको रॉ डाटा में हम ऐसे ही लिख देते हैं। अगर इसको हम लोग अरेंज ग्रुप डाटा या सिस्टमाइज फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग ये क्या कर देंगे, इसको ये क्लास का वेटेज बना देंगे, इसको अगेन ये क्लास है, क्लास शो कर देंगे यहाँ पर 9th 10th 11th 12th, ठीक। अब उसमें क्लास है नंबर ऑफ स्टूडेंट या वेटेज ऑफ स्टूडेंट को हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे, वेटेज, ये वेटेज कर देंगे तो क्लास 9th के स्टूडेंट का जो वेटेज हमने चेक किया है वो मुझको 30 लग रहा है, 10th का मुझको 35 लग रहा है, 11th का मुझको 37 लग रहा है, 12th का मुझको 39 लग रहा है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कंडीशंस बनी है ये आपके रॉ डाटा का फॉर्म है, रॉ डाटा, ठीक है। और ये जो आपके फॉर्म में जो टेबुलेशन फॉर्म में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं ये ग्रुप डाटा हो जाता है, ये ग्रुप डाटा हो जाता है, ठीक है। तो इन द क्लास 9th स्टैंडर्ड रॉ डाटा एंड ग्रुप डाटा के कॉम्बिनेशन से ही आपको फाइंड करने को आता है मीन मोड मीडियन, ओके। तो फाइनली मीन क्या हो जाता है, तो मीन आपके डाटा का या आपके एग्जाम्पल्स का या आपके ऑब्जर्वेशंस का मीन बीच का आंसर होता है, जिसको एवरेज के फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं। तो मीन इज इक्वल टू, इस तरीके से क्वेश्चनों का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है सम ऑफ ऑल आइटम्स ऑब्लिक ऑब्जर्वेशन, एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑब्लिक ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो इस तरीके से किसी भी डाटा का या किसी क्वेश्चंस का हम लोग को अर्थमेटिक मीन तो नहीं बट मीन निकालना होगा। तो मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल आइटम्स का मतलब वो कि सपोज कि ये हमारे पास 10 15 12 13 5 17 डाटा है क्लास के वेटेज का पर्टिकुलर, इसका हमको मीन निकालना है। तो सम ऑफ ऑल आइटम्स का मतलब 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 17 एंड नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्लिक ऑब्जर्वेशन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो सम ऑफ दिस नंबर टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास जितने उतने से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपका 14.4 में जितने भी बेसिकली 4-5 क्वेश्चन है वो सिंपली इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम, सिंपली, ओके। आफ्टर दैट इसके बाद आपके पास मीन की कंडीशन, सॉरी मीडियन। अब मीडियन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है कि मीडियन में आपके पास जो डाटा दिया रहता है उसको फर्स्टली हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब के बाद मीडियन में हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करते हैं। जब नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करते हैं तो लाइक n इज इक्वल टू आपके पास 10 निकला, तो n इज इक्वल टू 10 बिलोंग करेगा ऑड की इवन से, तो n इज इक्वल टू 10 आपका इवन फॉर्म हो गया, ठीक। n इज इक्वल टू 10 n इवन नंबर, तो जब n इवन नंबर होगा तो उसका मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई टूथ प्लस 1th टर्म टोटल अपॉन 2, ठीक, टर्म हो जाता है। तो उसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हमारे इवन के लिए आ जाएगा।
अगेन इफ n इज इक्वल टू 1 5 7 मीन्स क्या नंबर हो जाएगा, ये ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर की कंडीशन बनेगी देन मीडियन इज इक्वल टू n by 2 plus 1 टर्म। सिंपली n by 2 या n plus 1 भी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज जब n से हम लोग डिवाइड करेंगे मीडियन इज इक्वल टू n plus 1 by 2 टर्म। सपोज इसका क्या मतलब हो कि अगर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स 5 हैं तो 5 plus 1 6/2 मीन्स 3 थर्ड टर्म। तो अपने असेंडिंग ऑर्डर में उस थर्ड टर्म को चेक करेंगे तो वो उस डाटा का मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन की आपके पास ऑड और इवन की कंडीशन होती है, मीन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। लास्ट डेट आपका मोड फॉर्म होता है। मोड, व्हाट इज द मोड? मोड इज द रिपीटेड मैक्सिमम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मोड। यानी जो डेटा आपके पास अवेलेबल है या गिवन है उस डेटा में जो नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हो रहे हैं, वो उस डाटा का मोड हो जाएगा। तो मोड की मीनिंग क्या होती है? मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इज कॉल्ड मोड। ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन स्टैटिस्टिक्स में जो आपकी बेसिक नॉलेज थी, जो बेसिक क्वेश्चनों को लेके चलना था, फाइनली 14.1 में डिस्कशन था अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड some questions related to data like raw data, primary data, secondary data and group data. Enough, okay? उस पे उसके बेस्ड एग्जाम्पल थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आफ्टर दैट 14.2, 14.3 ये जो दो क्वेश्चन हैं ये आपके ग्राफ से रिलेटेड हैं। जो एक अरेंज ग्रुप डाटा जिसमें क्लास मार्क आएगा, जिसमें फ्रिक्वेंसीज आएगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज आएगी, उसको एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इन लास्टली 14.4 जो अमूमन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ भी लिए जाते हैं कि व्हाट इज द मीन, मोड, मीडियन, तो आपके पास 14.4 एनसीईआरटी में मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप सिर्फ इस फॉर्मूले की हेल्प से सक्सेसफुली तौर पे लगा सकते हैं, बिकॉज दिस इज द वेरी इजीएस्ट पास्ट। थैंक यू सो मच।